काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रियात्मक शोध, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और ये खुद क्या चीज़ है, और इसके चरण कौन कौन से इनकी चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्रियात्मक शोध है वो होता क्या है। तो क्रियात्मक शोध एक प्रकार का क्या है, अनुसंधान या शोध है, जो क्या करता है कि जो तत्कालिक समस्या आ जाती है हमारे सामने, उन्हीं के समाधान से संबंधित है। ठीक। जो तात्कालिक समस्या है उनके समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से ये किया जाता है। ठीक, क्या क्रियात्मक शोध। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो लिखा है कि क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता दी गई है, इनको देखेंगे कि कम समय में अपनी सभी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सकें। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, उस सभी क्षेत्रों में जो समस्याएं आती हैं उनके निदान में इसका उपयोग करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः ही खोज सकें। और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके और शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। आगे देखिए यहाँ पे क्रियात्मक शोध के उद्देश्य कौन कौन है, इनकी चर्चा करेंगे। तो दो प्रकार के उद्देश्य दिखाई देते हैं, एक तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरा परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। ठीक, अब देखेंगे कि ये दो चीज़ें क्या हैं। तो उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों पर विशद रूप से विचार करने पर ज्ञात होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय संगठन, शिक्षण विधि, परीक्षण तथा अथवा सहगामी क्रियाओं आदि किसी भी समस्या से संबंधित परीक्षण किया जा रहा हो, वह व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य पर ही केंद्रित होता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। ठीक, तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके महत्व की, जो इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित सुधार करना। ठीक, और विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक, विद्यार्थियों के सर्वमुख विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन, और शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक, विद्यालय की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में सहायक और विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक, विद्यालय की समस्याओं का समाधान और देश की प्रगति में सहायक। ठीक, तो ये क्या है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता क्या है, तो भाई नित्य नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों के समायोजन की समस्याओं के अध्ययन में तथा समाधान खोजने में इसकी उपयोगिता है। जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए यह अनुसंधान उपयोगी है। बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी उपयोगिता है। विद्यालय के समक्ष होगा यहाँ पे उपस्थित शिक्षण विधि, अनुशासन, पदोन्नति, विषय वस्तु, सहभागी क्रियाएं। ठीक, इनमें इसकी उपयोगिता है। आगे क्रियात्मक अनुसंधान से लाभ क्या है, तो यहाँ पे पहला लाभ है कि स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन हो जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत देखेंगे क्या लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का इतनी जल्दी अध्ययन किसी अन्य अनुसंधान पद्धति द्वारा नहीं हो सकता है। आगे घटना स्थल पर ही अध्ययन। ठीक, तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, घटना स्थल पर इसका अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान करता अध्ययन इकाइयों का अध्ययन घटना स्थल पर ही कर लेता है। ठीक है, बाकी आगे हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो लिखा है समस्या के मूल्यांकन में सहायक। तो क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन समस्या का मूल्यांकन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, क्योंकि समस्या का अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है और कई बार अनुसंधानकर्ता उस समूह का सहभागी निरीक्षणकर्ता होता है। ठीक, तो और आगे इसके क्या लाभ है, समस्या के नीति निर्धारण में सहायक। तो जब कोई क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की तत्कालिक समस्या के संबंध में जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नीति निर्माण करना चाहता है, तो वह नीति निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर कर सकता है। ये आगे है जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समस्या सुधार। तो क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान करता चूँकि जनतांत्रिक मूल्यों को महत्व देता है,
अतः जब वह समस्या से संबंधित सुधार करता है तो सुधार में अधिक से अधिक संबंधित लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसा ही अगला है कि समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत समाधान क्या और कैसे होगा यह ज्ञात हो जाता है। अतः समस्याओं का अपेक्षाकृत बहुत जल्दी निराकरण और समाधान किया जा सकता है। आगे है लचीली अध्ययन पद्धति का लाभ। तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार की लचीले सिद्धांतों पर आधारित अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके नियम बहुत अधिक कठोर नहीं होते। स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन बहुत सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। ठीक है, बाकी ये आप पूरा भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे है विस्तृत क्षेत्र। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र यद्यपि स्थानीय स्तर पर तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित है, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत इसलिए है कि इसके अंतर्गत जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ की सभी प्रकार की तात्कालिक स्थानीय समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित है। इतना ही नहीं, इसका अध्ययन क्षेत्र समस्याओं के निराकरण, सुधार, समाधान और समस्याओं के संबंध में नीति निर्माण तक विस्तृत है। आगे है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। ठीक, तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा सीमित है। यहाँ पर क्षेत्र से हमारा संबंध अनुसंधान की क्रिया सीमा से है। यदि क्षेत्र का अर्थ हम जहाँ जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है इस बात से लें तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ठीक, संभवतः कोई भी ऐसा क्षेत्र और स्थान नहीं जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान न किया जा सकता हो। ठीक, पाठशाला हो या उद्योगशाला हो या किसान का खेत हो या मजदूर की मजदूरी करना हो या लड़ाई का मैदान हो, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात थी इन 4-5 लाइनों में क्लियर हो गई है। क्रियात्मक शोध के चरण का वर्णन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि क्रियात्मक शोध के कितने 6 कि 8 चरण हैं। यहाँ पे तो 8 दिखाया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर जगह जहाँ जहाँ भी दिया हुआ है वहाँ अगर ऐसा प्रश्न आया है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण है तो वहाँ पे हमेशा 6 प्रकार को ही माना गया है। तो अगर लिखने के लिए आए तो या तो आप ये कर सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो 6 हैं, लेकिन 8 भी आप दर्शा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। अगर आप 6 आते हैं तो 6 भी कर सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप 6 ही करिए क्योंकि मुख्य रूप से 6 हैं और 6 में जो 6 चरण है उसी में ये सारे 8 समाहित हैं। ठीक है, आगे है कि क्रियात्मक शोध के चरण अथवा सोपान। तो पहला है समस्या चयन। तो ठीक है, तो किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है, क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाए। समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है अनुसंधान की, अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले उस समस्या को सुलझाना चाहिए जिसे वह हल करना चाहता है, क्योंकि समाधान हेतु की गई समस्त क्रियाएं भी समस्या से संबंधित ही होंगी। जब शिक्षक या अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का ही पता नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए समस्त प्रयास जो होंगे निरर्थक होंगे। ठीक है, परंतु उन्होंने जो भी प्रयत्नों की रूपरेखा बनाई उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त लिखित अभिव्यक्ति को कहीं स्थान ही नहीं था। इसका आशय स्पष्ट था कि उनकी दृष्टि में उच्चारण एवं वर्तनी दोनों एक ही हैं। यथार्थता दोनों एक न होकर अलग अलग हैं, यद्यपि दोनों परस्पर संबंध अवश्य हैं परंतु एक नहीं है। ऐसे ही आगे है जो हमारा दूसरा चरण है वो है समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, कि हमें समस्या को परिभाषित करना चाहिए कि आप जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में समस्या का तात्पर्य क्या है। ठीक, जैसे वर्तनी संबंधी अगर कोई समस्या है तो छात्र कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे बीड़ी को बीड़ी या फूल को फूल लिख देते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हो गया। आगे है तीसरा कि समस्या का सीमांकन। ठीक, सीमांकन का मतलब किस सीमा तक आप समस्या को हल करते हैं और कहाँ कहाँ तक। तो समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहाँ आप कार्य करेंगे। ठीक, जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो प्रत्येक पाठशाला के छात्र करते हैं, परंतु आप सभी पाठशालाओं में जाके या सभी कक्षाओं में अलग अलग जाके तो नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं ना। तो अपनी कक्षा के छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करें। आगे है चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण। तो इस सोपान के अंतर्गत उन कारणों पर विचार कीजिए जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मूल कारण हैं, जैसे बालकों का शुद्ध उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव, वर्तनी संबंधी नियमों से अनभिज्ञ होना, शिक्षकों का अपूर्ण ज्ञान। ठीक, तो ये हो गए चौथा चरण। पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण।
ठीक, इसमें आप उन क्रियाओं पर विचार कीजिए जिनके द्वारा समस्या के ऊपर दिए हुए कारणों को मिटाया या दूर किया जा सके। जैसे हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई क्रियाएं अपना सकते हैं। इसमें क्या है कि पहले शिक्षकों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपलब्ध साधन सुविधाओं के अनुसार शिक्षक संगोष्ठियों का आयोजन करें। एक ही पाठशाला के सभी शिक्षक एक साथ बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं। पुनः विद्यार्थियों की सामान्य अशुद्धियाँ अर्थात उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रायः अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, सामूहिक कार्यक्रम चलाएं। इस कार्यक्रम में उन्हें वर्तनी संबंधी नियमों से अवगत कराएं। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को अलग से अर्थात व्यक्तिगत रूप से ही विद्यार्थियों को बताएं। आगे है छठा जो चरण है, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। तो इस सोपान के अंतर्गत आप उन सभी बातों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकें। मूल्यांकन हेतु जो भी उदाहरण तैयार करने हो उनका निर्माण उल्लेख भी इसी सोपान के अंतर्गत कीजिए। उदाहरण के लिए ऊपर की समस्या के लिए ही वर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और उसके लिए उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं। इसी सूची के शब्दों को समयांतर से लेखनी की दृष्टि से समान शब्दों द्वारा बदला जा सकता है। आगे है सोपान है जो है अगला चरण, वो है विश्लेषण। तो इस सोपान के अंतर्गत समस्या के समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों या प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सांख्यिकीय गणना के आधार पर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सुधार के क्या और कितना परिवर्तन आया। ठीक है, अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन आया। और लास्ट हमारा जो चरण है वो है निष्कर्ष। इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुँचे उसका उल्लेख कीजिए और बताइए कि विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया और यदि आपके प्रयत्न में कोई कमी रह गई है तो उसे आगे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे उपकरण निर्माण के बारे में जानेंगे। उपकरण निर्माण तो अनुसंधान समस्या से संबंधित परिकल्पना की रचना के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ प्रयुक्त साधन होते हैं उनको उपकरण कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या न्यादर्श व जनसंख्या को ध्यान में रखकर उपयोगिता अनुसार उपकरणों का निर्माण किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में उपकरण इस प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रश्नावली, सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, अनुभवों का संयोजन तथा निरीक्षण के स्वरूप में होते हैं। उपकरण के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए कि उपकरण में उत्तरदाता को ज़्यादा लिखना न पड़े तथा उसके मन में स्वाभाविक बात निकल आए और उपकरणों से प्राप्त होने वाले तथ्य विश्वसनीय, वैध व वस्तुनिष्ठ हों। उपकरण लिखित, मौखिक, भौतिक, सूक्ष्म परिकल्पना की आवश्यकता व न्यादर्श की पूर्ण क्षमता अनुसार होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यवहारिक एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि, इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखित रूप में या व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न करना होता है। शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन, निरीक्षण आदि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। आगे है न्यादर्श की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। न्यादर्श मतलब होता है सैंपल। ठीक, तो किसी जनसंख्या या इकाई वस्तुओं या मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करना न्यादर्श कहलाता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से आशय उसके उस गुण के प्रतिनिधित्व से है जिसका अध्ययन किया जाना है। इसके साथ ही न्यादर्श की एक और विशेषता उसका पर्याप्त संख्या में होना है। जहाँ न्यादर्श के चयन में कई चर जैसे आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि लब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का नियंत्रण करना होता है, वहाँ किसी के लिए चुने गए न्यादर्श की अपेक्षा कम संख्या में न्यादर्श पर्याप्त होता है। इस प्रकार न्यादर्श की संख्या की पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है। आगे है क्रियात्मक अनुसंधान के संपादन अभिलेखीकरण में किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जब भी आप कोई समस्या से संबंधित इन्हीं जो अभी पीछे चरण पड़े हैं, इन्हीं चरणों के आधार पर किसी समस्या का समाधान करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, तो आपको एक अभिलेख तैयार करना होता है। ठीक है, उनमें स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखना पड़ता है। तो उन्हीं को जानेंगे कि मुख्यतः समस्या के निर्धारण व विश्लेषण के पश्चात अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित साहित्यों के आधार पर अपनी अनुसंधान की योजना अथवा प्रस्ताव तैयार करता है। ठीक, और अनुसंधानकर्ता को इसका पंजीकरण इससे संबंधित विश्वविद्यालय में देना पड़ता है। विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधानकर्ता का साक्षात्कार किया जाता है। इस प्रस्ताव का गहनता से परीक्षण किया जाता है।
पूर्ण संतुष्ट होने पर उसका पंजीकरण किया जाता है। अब अनुसंधान के अभिलेखीकरण में निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया था। पहला, समस्या का शीर्षक, ठीक, कि समस्या क्या है, अनुसंधानकर्ता का नाम और नाम, पद और शैक्षिक योग्यता हो जाएगी। और इसमें क्या है, विद्यालय का नाम। फिर समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, समस्या की पृष्ठभूमि क्या है और अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, ठीक, उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ कि नकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना शिष्ट भाषा के प्रति और शिष्ट भाषा के प्रति लगाव, अनुकूल वार्ता के योग्य बनाना, दूसरों का सम्मान करना और संस्कारित बातचीत करना सिखाना। और विद्यालय के लिए योजना का महत्व, ठीक, कि विद्यालय की प्रसिद्धि में सहायक है और छात्रों के स्वानुशासन उत्पन्न करने के लिए छात्रों को संस्कारित करना, अच्छे समाज का निर्माण करना, ये सब। और समस्या का क्षेत्र और समस्या का विशिष्ट रूप, ठीक, यहाँ पे समस्या के विशिष्ट रूप की बात हो गई। आगे है समस्या के कारणों का विश्लेषण वाला कॉलम बनेगा, ठीक, तो ये कारण ये कॉलम है, इसको आप देख लीजिए। ऐसे ही आगे आगे इसी के आगे जो भी कारण लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स में आपको ऐसे ही करना है। आगे जो 10वां है वो क्रियात्मक परिकल्पनाएं हैं, ठीक, कि यदि मैं स्वयं शिष्ट शिक्षा भाषा का प्रयोग करूँ तो छात्र में भी इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। और यदि मैं समय समय पर छात्रों को पुष्टि पोषण और पुनर्बलन दूं तो छात्रों में समस्या किसी सीमा तक हल हो सकती है। आगे, यदि मैं समय समय पर छात्रों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और कभी कभी छात्रों की रुचि के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करूं तो समस्या हल हो सकती है। तो इसी के साथ जो क्रियात्मक शोध इस पाठ के जो लघुत्तरीय प्रश्न थे महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा अभी यहाँ पे हो चुकी है। आगे हम अपने जल्द ही नए वीडियो में इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।